चलो भाई, टॉपिक स्टार्ट किया था विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, है ना। इस विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, विद्युत मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी। जो आवेश है, आवेश के बारे में सबसे पहले किसने, थेल्स ने बताया था, है ना। और आवेश किसको कहते हैं, किसी अगर कोई हमारे पास दो वस्तुएं हैं, एक वस्तु ए और एक वस्तु बी, एक वस्तु के अंदर से इलेक्ट्रॉन किसी दूसरी वस्तु के अंदर पहुंचना, है ना, मतलब आवेश होगा। एक वस्तु से दूसरी वस्तु में आना जाना ही क्या कहलाता है, आवेश कहलाता है ना। आवेश हमारे दो टाइप के होते हैं, पहला होता है धन आवेश और दूसरा होता है ऋण आवेश। धन आवेश किसको बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज, और ऋण आवेश किसको बोलते हैं, नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या होता है, प्लस वाला, और नेगेटिव चार्ज मतलब क्या होता है, माइनस वाला होता है ना। तो इसके अंदर आपको एक चीज और ध्यान रखनी, पॉजिटिव चार्ज किसको बोलते हैं ना, अगर जिस वस्तु के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसको पॉजिटिव चार्ज कहते हैं, उस वस्तु पर पॉजिटिव आवेश आता है ना। और जिस वस्तु के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको नेगेटिव चार्ज कहते हैं, है ना। तो ये हमारा आवेश का टॉपिक था, छोटा सा, है ना। आगे इसके आगे एक वर्ड लिखा है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र किसको कहते हैं, किसी अगर मान लो हमारे पास कोई आवेश है ना, उस आवेश को अगर हम जैसे चुंबक की बात करते थे तो चुंबक में क्या होता था, चुंबक के चारों तरफ क्या करते थे, चुंबकीय क्षेत्र बनाते थे। मतलब क्या करते थे कि इसके आसपास जो भी वस्तुएं आती है ये क्या कर लेता था, उसको या तो आकर्षित करते थे, है ना, या फिर प्रतिकर्षित करते थे, है ना। ये था चुंबक के गुण, है ना। इसी तरह से आवेश के भी गुण बिल्कुल सेम टू सेम चुंबक के जैसे होते हैं, है ना। आवेश अगर कोई वस्तु है हमारे पास, है ना, कोई आवेश है, अगर उसके चारों ओर मतलब इसके चारों साइड अगर किसी दूसरे आवेश को लेकर आएंगे तो क्या होगा, या तो ये आकर्षित करेगा या प्रतिकर्षित करेगा, है ना। आकर्षित करने का मतलब क्या है, देखो आकर्षित कब करेगा, जब यहाँ प्लस वाला रखा है और इसके साथ किसको, माइनस वाले को अटैच कर दें तो क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, है ना। आकर्षित क्यों करेंगे, क्योंकि समान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, सॉरी प्रतिकर्षित करते हैं, और असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो कैसे असमान है। लेकिन अगर इसी की जगह प्लस की जगह, है ना, यहाँ जो माइनस था इसकी जगह अगर प्लस आ रहा है तो दोनों के दोनों कैसे हो जाएंगे, प्लस आवेश हो जाएंगे। और प्लस आवेश होने का मतलब है कि समान आवेश हो जाएंगे तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, है ना। ये था हमारा विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, है ना। इसके बाद हमारा जो टॉपिक आता है इसके अंदर, अच्छा एक चीज और होती है, अगर आप लिखना चाहें इसकी परिभाषा, है ना, आवेश की परिभाषा क्या होती है ना, किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन का, किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन का प्रवेश करना या बाहर निकलना ही विद्युत आवेश कहलाता है। विद्युत आवेश कहलाता है। सबसे पहली बात, एक और इसमें इंपॉर्टेंट चीज आती है ना, जो हर साल लगभग बोर्ड एग्जाम में, है ना, किसी न किसी रूप में पूछी जाती है ना, आवेश का मात्रक। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है ना। सूत्र होता है इसका Q बराबर I इंटू T, जहां पर Q क्या होता है हमारे पास, Q होता है आवेश, I होता है हमारे पास धारा, और T होता है हमारे पास समय। तो Q बराबर I इंटू T क्या होता है, इसका सूत्र होता है। अगर हम इसके मात्रक की बात करें, मात्रक I इसका क्या होता है, कूलाम होता है। दूसरा मात्रक भी होता है ना, सूत्र क्या है हमारे पास, Q बराबर I इंटू T। इससे हम दूसरा सूत्र भी निकाल सकते हैं, है ना। I का मात्रक कितना, I क्या होती है, धारा, धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है ना। तो क्या इसका मात्रक आएगा एम्पियर, और T मतलब समय, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। तो आवेश का यहाँ से दूसरा मात्रक निकाल सकते हैं, कितना आता है, एम्पियर सेकंड आता है। आप इसकी विमा की निकाल सकते हैं, विमा आपने 11वीं क्लास में निकालने सीखा की है। तो Q की विमा, एम्पियर की विमा कितनी आती है, A आती है ना। और साथ में सेकंड है, सेकंड किसका मात्रक होता है, टाइम का, मतलब समय का, है ना। समय का इंग्लिश में क्या कहते हैं, टाइम कहते हैं। टाइम का पहला अक्षर उठाओ
और W लिख दो, ये विमा निकल गई। तो कितना आएगा, क्या बराबर A इंटू टी, ये इसकी विमा निकल जाती है ना। तो इसका मात्रक और विमा। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, इलेक्ट्रॉन हमने पढ़ लिया, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन किसी भी परमाणु के कण होते हैं जिन पर नेगेटिव आवेश होता है ना, जो ऋणात्मक कण होते हैं, है ना। तो इलेक्ट्रॉन का जो मान होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 गुना 10 की पावर माइनस 19, इतने कूलम का आवेश होता है। साथ में इलेक्ट्रॉन है तो माइनस भी लगा देते हैं ना, नेगेटिव आवेश होता है इसके ऊपर, ये इलेक्ट्रॉन। अगर इसके द्रव्यमान की बात करें, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है हमारे पास, 9.1 गुना 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम, है ना। ये क्या होता है, इसका द्रव्यमान होता है 9 पॉइंट, है ना। अब बताओ ये जो संख्या है, ये छोटी है या बहुत ज्यादा बड़ी है, बहुत ज्यादा छोटी है ना, क्योंकि यहाँ पे कितना लिखा है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31। 9.1 10 की पावर माइनस 31 का मतलब है नीचे लेकर क्या आएंगे, क्या हो जाएगी, 10 की पावर 31 हो जाएगी। इसका मतलब क्या हो जाएगी, इसके ऊपर अगर हम बात करें, ये 9.1 था हमारे पास, 9.1, इससे पहले 30 जीरो और लगेगी ऐसे करके, है ना, जो पॉइंट इतने सारे हमारी ये छोटी संख्या है ना। अच्छा देखो, आवेश के कुछ हमारे पास एग्जांपल्स थे अच्छे अच्छे, है ना, कल भी हमने इसको पढ़ा था। आवेश वास्तव में क्या चीज होती है ना। सबसे पहली बात, हमने एक कंघे का एग्जांपल लिया था, है ना, और भी एग्जांपल होंगे इससे भी अच्छे अच्छे, है ना। कंघे को जब सूखे बालों में रगड़ते हैं तो वो छोटे छोटे कागज के टुकड़ों क्या कर लेता है, उठा लेता है ना। मतलब अगर ये हमारे पास बुक है जैसे, है ना, अगर इसके बुक के ऊपर हम छोटे छोटे कागज के टुकड़े रखेंगे और उनको कंघी से रगड़कर इसके पास लेके आएंगे तो क्या हो जाएंगे, कागज के टुकड़े इसके ऊपर चिपक जाएंगे, है ना। तो ये चीज इसके अंदर जो उत्पन्न हुई है ना, वो रगड़ने से उत्पन्न हुई है, पहले ऑटोमेटिक ये इनको आकर्षित नहीं कर सकता, है ना। मतलब रगड़ने के बाद, घर्षण के बाद कुछ ऐसी घटनाएं घटित होती हैं वस्तुओं के अंदर, जिसके कारण उनके अंदर एक विद्युत आवेश क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है ना। मतलब या तो उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे या उसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाएंगे। मतलब इलेक्ट्रॉन का सिंपल से लैंग्वेज में आवेश क्या होता है, किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन का आना या किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन का जाना क्या कहलाता है, आवेश कहलाता है ना। अब ये पहला एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल है ना, अगर आप, है ना, कल करेंगे इसको, प्रैक्टिकल भी करेंगे, है ना। अगर एक हमारे पास गुब्बारा हो, है ना, एक गुब्बारे को अगर हम क्या कर दें, किसी तौलिए से या ऊनी कपड़े से रगड़ दें, है ना, जैसे ऐसा है मान लो, है ना, ये हमारे पास एक यहाँ पे कोई हुक है हमारे पास, है ना, इसमें हमने क्या बांध रखी, रस्सी बांध रखी, और इस रस्सी में हमने दो गुब्बारे लटका रखे, एक गुब्बारा इधर और एक गुब्बारा इधर। अगर हम इसको भी एक ही तौलिए से रगड़ दें या फिर ऊन से रगड़ दें, किसी भी चीज से, है ना, और इसको भी उस और रगड़ के इसको ऐसे छोड़ दें इधर, है ना, फिर इसको भी रगड़ दे और इसके भी छोड़ दे, तो आप थोड़ी देर बाद क्या देखेंगे, जब आप दोनों को छोड़ दोगे रगड़ के, तो ये दोनों के दोनों एक दूसरे के पास नहीं आएंगे। अच्छा, आने चाहिए ना, क्यों, क्योंकि अगर मान लो एक पत्थर मैंने यहाँ लटका रखा बांध के, एक पत्थर मैंने यहाँ लटका रखा बांध के, तो रस्सी ऐसे तो नहीं हो पाएगी ना, तिरछी नहीं रहेगी ना। रस्सी क्या होती है, हमेशा अपने आप को नीचे की तरफ पृथ्वी खींचती है, तो हमेशा अपने आप को ऐसे लंबवत करने का प्रयास करेगी ना रस्सी, है ना, मतलब पत्थर इसको लंबवत करने का प्रयास करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लंबवत नहीं होते, है ना, ये दोनों आपस में एक दूसरे के नजदीक नहीं आते, दूर दूर ही रहते हैं। क्यों रहते हैं दूर दूर, क्यों, क्योंकि ये गुब्बारा था, इसको हमने ऊन से रगड़ दिया तो इसके अंदर से आवेश उत्पन्न हुआ, है ना। ये गुब्बारा था, ये भी ऐसा ही गुब्बारा है, इसको भी उसी ऊन से रगड़ा है, मतलब जैसा आवेश यहाँ बनेगा ऐसा ही आवेश यहाँ भी बनेगा, है ना। अगर यहाँ माइनस बना तो यहाँ भी माइनस बनेगा, और माइनस माइनस क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, इसलिए दोनों एक दूसरे के पास कभी भी नहीं आएंगे, है ना।
तो अगर प्लस बन जाएगा तो भी प्रतिकर्षित करेंगे, चाहे माइनस बन जाए चाहे प्लस बन जाए, मतलब कंडीशन ये है एक दूसरे के नजदीक नहीं है ना। ये था हमारा फर्स्ट। सेकंड एग्जांपल, इसके बाद देखिए और भी इसके एग्जांपल होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो हमारे पास ज्वलनशील पदार्थ होते हैं, ज्वलनशील पदार्थ किसको कहते हैं? ऐसे पदार्थ जो आसानी से आग पकड़ लेते हैं, है ना, ऐसे पदार्थों को ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। ऐसे क्या क्या पदार्थ होते हैं? पेट्रोल हो सकता है, डीजल हो सकता है ना, केरोसिन हो सकता है जिसको मिट्टी का तेल बोलते हैं ना, और इसके अंदर का एलपीजी हो सकती है ना, बहुत तेज आग पकड़ती है ना, जैसे ब्लास्ट हो जाता है बहुत काफी, है ना। तो ये ज्वलनशील पदार्थ होते हैं। आपने अगर देखा हो तो जो पदार्थ होते हैं ऐसे, अच्छा किसी जो अगर सिंपल सी बात करें, ट्रक देखे होंगे आपने रोड पे चलते हुए ट्रक, है ना, उन ट्रक में किसी के ट्रक के नीचे आपने वो जो एक झोला सा होता है, खाट सी होती है, वो लटकी हुई देखी है ना, वो क्यों बांधी जाती है? सो लेते हैं उसमें आराम से, रेस्ट कर लेते हैं ना। लेकिन उस चीज पे ध्यान दिया होगा है ना। अच्छा एक और बताऊं आपको, है ना, वो जो पानी के कैंपर होते हैं वो गोल से बनाए जाते हैं, पानी वाले जो कैंपर होते हैं, या फिर दूध वाले कैंपर जो होते हैं जिसमें दूध ट्रांसफर करते हैं फैक्ट्रीज के अंदर, है ना, वो गोल, या फिर जो हमारे तेल वाले होते हैं जिसमें पेट्रोल डीजल भर के लाया जाता है, वो गोल क्यों बनाए जाते हैं? है ना, क्योंकि हाँ, है ना, क्योंकि अगर ऐसे जैसे ट्रक की बॉडी होती है ना, ऐसी जैसे ट्रक की बॉडी होती है, अगर यहाँ पे जैसे ही यहाँ ब्रेकर आया आगे सामने यहाँ, है ना, तो जैसे ही ब्रेकर से ये गाड़ी उतरेगी तो क्या होगा? ये ऊपर जाएगा और ऊपर जाके दोबारा फिर झटके से नीचे आएगा, और हो सकता है इसका लोड यहाँ से खुल जाए या इधर से खुल जाए, है ना। तो क्या होता है, प्रेशर को कम करने के लिए क्या करते हैं, गोल कर देते हैं। और गोल बनाते हैं तो क्या होता है ना, आराम से क्या होता है, घूमता फिरता है ना, यहाँ से यहाँ तक जाता है, फिर यही ऐसे आ जाता है घूम के, है ना, मतलब घूमता रहता है अपने आप, ऐसे घूमता रहता है ना। लेकिन ये भी देखा होगा चलो आपने, लेकिन वो चीज देखी क्या आपने, जो ट्रक का पिछले वाला हिस्सा होता है ना, उसके नीचे एक चैन सी लटकी हुई होती है, देखा कभी ध्यान से? किसी ट्रक के अंदर क्या होता है, जो ट्रक का पिछले, जैसे वहां वो जो फूलों से वाली चमक रही, सब देखी होगी ना, देखिए ट्रक के पीछे बंधी रहती है, वैसे ही फैशन के लिए होती है वो, देखिए ऐसे ही चैन भी बंधी होती है ना। वो चैन केवल उन्हीं चीजों के अंदर बंधी रहती है जिसमें ज्वलनशील पदार्थ होते हैं, मतलब पेट्रोल डीजल इस टाइप की चीजें होती है ना। तो वो चैन, और एक बात और, वो लटकाई नहीं रहती, वो नीचे तक घिसती हुई जाती है, जमीन तक, जमीन में लटकती रहती है हमेशा, है ना। तो लटकाई क्यों जाती है ना, लटकाई इसलिए जाती है क्योंकि जो पदार्थ होते हैं ना, अच्छा टायर होते हैं, आपने एक चीज पढ़ रखी कि आवेश उत्पन्न कैसे होता है वास्तव में, घर्षण से, है ना। अब हाथ को रगड़ेंगे तो आवेश उत्पन्न होगा ना, तभी तो गर्मी आएगी हाथों के अंदर, है ना। इसी तरह से अगर हम टायर की बात करें, जैसे सर्दियों में जो टायर होते हैं वो फटते नहीं, ट्रक के, कार के, बाइक के, साइकिल के, किसी भी चीज के, है ना। लेकिन गर्मियों में टायर ज्यादा फटते हैं, क्यों? क्योंकि हवा एक्सपेंड होती है, हवा क्या होती है, फैलती है ना। सर्दियों में हवा फैलती नहीं, गर्मियों में फैलती है ना। किसी चीज को गर्म करते हैं, फैलते नहीं, गर्म करने से वस्तुएं फैलती है ना, गर्म करने से वस्तुओं का आयतन बढ़ जाता है ना, है ना। तो उसमें भी क्या होता है, मतलब गर्म करते हैं जब हवा को, तो क्या हो जाती है, हवा फैल जाती है। तो उसके अंदर जैसे अगर ठंडा करेंगे तो क्या हो जाएगा, जम जाएगा, सिकुड़ जाएगी, है ना। गर्म करेंगे तो फैल जाएगी, ऑटोमेटिक बात है। इसलिए तो जो गर्मी होती है, गर्मियों के अंदर टायर ज्यादा फटते हैं, है ना। अब टायर फट क्यों रहे, घर्षण की वजह से, है ना। एक ही तो कारण है घर्षण, है ना। जैसे सड़क पे चलते रहते हैं, है ना, 20, 30, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, कहीं 100, 500, 600 किलोमीटर तक भी जाते हैं ट्रक, तो है ना, इससे भी ज्यादा जाते हैं, है ना। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो देश विदेशों में ट्रैवल करते हैं, है ना। तो बहुत बहुत दूर तक जब ये जाते हैं तो लगातार क्या होता है, घर्षण होता रहता है ना। साथ में गर्मी के दिनों में क्या होता है, रोड गर्म हो जाता है, तो गर्म होने से हवा भी उसके अंदर, जो टायर के अंदर हवा है वो क्या हो जाती है, एक्सपैंड हो जाती है, फैल जाती है ना। तो हवा के फैलने से क्या होता है, टायर फट जाते हैं। ऊपर से तो क्या हवा फैल रही है, और नीचे से क्या हो रहा है, घर्षण भी हो रहा है साथ साथ, तो क्या होता है, टायर फट जाते हैं, है ना। इसी तरह से, है ना, टायर फटेंगे तो चिंगारियां निकलेगी या नहीं निकलेगी, है ना। और चिंगारियां निकलेंगी, ऊपर क्या भरा हुआ है, पेट्रोल, ऊपर क्या भरा हुआ है, डीजल, ऊपर क्या एलपीजी। अगर चिंगारियां निकल गई किसी कंडीशन में, 90% में होता नहीं, 10% में मान सकते हैं होता है, क्योंकि दुर्घटनाएं जब होती हैं तो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं,
है ना, आसपास की बहुत सारी चीजें तबाह हो जाती है ना। तो ऐसी जब घटनाएं होती है तो चिंगारियां उठेगी टायर के अंदर, चिंगारियां उठेगी तो क्या हुआ, ऊपर आग लगने की संभावना रहेगी या नहीं रहेगी, बताएं। ड्राइवर को खतरा रहता है ना, सबको खतरा रहता है जो आसपास वाले लोग होते हैं, इसलिए है ना। साथ में क्या होता है, चिंगारियां मतलब आग तो आग की जो चिंगारियां होती है वो तो उत्पन्न होती है, साथ में क्या होता है, घर्षण के कारण आवेश भी उत्पन्न होता है ना। आवेश से भी क्या लग, आवेश से भी आग लग सकती है ना। आवेश जैसे अगर आवेश से कैसे आग लगा, जो आवेश होता है उससे आग कैसे लग सकती है ना। आपने वहां देखा होगा ना जो ट्रांसफार्मर होते हैं, है ना, यहाँ पे जो पोल्स होते हैं, खंबे होते हैं, उसके ऊपर जैसे कभी कभी है ना शॉर्ट हो जाते हैं तार, है ना, तो चिंगारियां निकलती है ना, बहुत खतरनाक, है ना। उसका कारण क्या है, आवेश ही तो एक दूसरे से मिल रहे हैं, है ना, आवेश एक दूसरे से मिल, एक तार के आवेश दूसरे तार के आवेश से मिल रहे हैं और शॉर्ट हो रहे हैं, जल रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, बस, है ना। वास्तव में कोई भी ऊर्जा हमेशा खत्म नहीं होती, क्या होती है, ट्रांसफर होती है ना। जैसे आग जलाते हो तो खत्म नहीं हुई, जैसे लकड़ी से आग जलाई, लकड़ी खत्म थोड़ी हुई, ट्रांसफर हुई, किस चीज में, ऊर्जा में, हीट एनर्जी में, ऊष्मीय ऊर्जा में, है ना। तो यहाँ पे ज्वलनशील पदार्थ वाले इसके अंदर क्या होता है, सिंपल सी बात ये है कि जब ये है ना चैन क्यों लटकाई जाती है ना, सबसे पहली बात तो घर्षण के कारण क्या हो सकता है, टायर फट सकते हैं और फटने से आग डायरेक्ट लग सकती है, या फिर क्या हो सकता है, आप ये बोल रहे कि चैन लटकाई जा रही, चैन लटकाई जा रही, उसमें चिंगारी उत्पन्न होगी, वैसे भी लग सकता है, चिंगारी तो लोहे की चीज होगी। हाँ वो भी बता रहा हूँ, है ना। तो उसके अंदर है ना, उसके अंदर जो होता है कि वो हमारे पास एक तरह से जो चैन होती है, कैसी होती है, चालक होती है ना, है ना भाई। अगर चालक नहीं होगी तो कोई फायदा ही नहीं है, चालक तो होना ही चाहिए, है ना। तो यहाँ पे अगर ये चालक है तो चालक क्या कर देगा, जो भी आवेश घर्षण के कारण उत्पन्न हुआ क्या कर देगा, उसको नीचे पृथ्वी में ट्रांसफर कर देगा। जैसे आपने खंभे भी देखे होंगे, है ना, खंभों के अंदर भी तो ऐसे ही होता है ना। एक तार क्या छोड़ दिया जाता है, अर्थ के लिए छोड़ दिया जाता है नीचे, है ना। वो खंभा देखा होगा ना आपने, बाहर भी लगा रहा है ना, एक तार ऐसे यहाँ लगा रहता है इधर जमीन में, है ना, ये वाला तार है ना। ये क्यों लगाया जाता है, अर्थिंग के लिए। अर्थिंग का मतलब क्या होता है, यहाँ भी आवेश की सारी घटनाएं है ना। मतलब क्या है कि अगर मान लो है ना हमारे पास जैसे आसमान वाली बिजली होती है ना, आसमान वाली बिजली आपको पता है कितने खतरनाक होती है, बहुत ज्यादा खतरनाक होती है ना, कई लाख वोल्ट, है ना। एक तो होता है हमारे घरों में आता है 220 वोल्ट, 230 वोल्ट बस, है ना। जो जंगली लाइन होती है ना, मतलब जो जंगल में जाती है ना, वन वगैरह में, है ना, खेतों वगैरह में जाती है, वो तो 11,000 वोल्ट, फिर 22,000 वोल्ट भी होती है, फिर 33,000 वोल्ट भी होती है, इससे बड़ी भी होती है। टोटल कितनी होगी लास्ट तक, कितनी है हमारे, तो बहुत मेगावाट में जाती है, मेगावाट, कई मेगावाट। मेगा का मतलब है 10 की पावर 6, इसका मतलब है 10 लाख, है ना। और इसके भी कई गुना होती है, मतलब कोई ऐसी है जो 50 मेगावाट की है, कोई ऐसी है जो 1000 मेगावाट की है, ऐसी है। मैं पूछना चाह रहा था मतलब कि तक कितनी वोल्ट तक की बनी है, हाईएस्ट शायद मेरे इतना पक्का कंफर्म याद है कि मेगावाट में, पक्का कंफर्म नहीं पता, है ना। मतलब 10 की पावर 6-7 में जरूर लगेगा, है ना। तो यहाँ पे ये खंभा लगाया जाता है। अच्छा एक बात बताओ, है ना, जो आसमान वाली बिजली होती है वो हमारी ऐसी ही बिजली की जैसी होती है, कुछ अलग होती है, बिल्कुल सेम होती है, बिल्कुल सेम होती है ना। ऐसे ही आप उससे मोबाइल चार्ज कर सकते हो, है ना, पंखे चला सकते हो, है ना, कुछ भी काम कर सकते हो, लेकिन चलेगा नहीं, क्यों, क्योंकि इसका वोल्टेज बहुत हाई होता है। जैसे अगर कनेक्ट, पहली बात तो कनेक्ट होगी नहीं, इतना सेविंग में, हाँ है ना, इतना और कनेक्ट करेगा, इतना कनेक्ट करेगा इतना अभी। वैसे इस चीज पे प्रयोग चल रहा है ना, कि आसमानी बिजली को किसी प्लांट के अंदर स्टोर करके रख सके, स्टोर भी हो जाएगी, है ना, स्टोरिंग का काम चल रहा है, इंजीनियर इस चीज को है ना प्रयोग करके देख रहे हैं फिलहाल। सौर ऊर्जा वगैरह है सब बिजली को, क्या सौर ऊर्जा वगैरह है, सौर ऊर्जा कोई दिक्कत ही नहीं, खत्म कर सकते चली गया नहीं, प्लास्टिक है ना, खत्म कर तक ही जगह को, है ना, प्लास्टिक है ना, प्लास्टिक के ऊपर गिरेगी नहीं, पहले तो बात ये कहीं तक गिर जाओ, बस जाके देखिए जाम कौन होंगे, है ना। जो आसमानी बिजली होती है, अभी वही टॉपिक पे भी आ रहा हूँ, पूरा टॉपिक है ना। तो यहाँ पे अगर आसमानी बिजली गिरेगी तो क्या होगी, ये पूरा है ना, अच्छा अगर मान लो, है ना, आपके सबके घर के पास पोल होगा कहीं ना कहीं, है ना, उसके ऊपर बिजली मान लो गिर गई, तो बिजली गिरने से क्या होगा, पूरा जो पोल है वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा,
है ना, आग भी लग सकती है ना। साथ में जो आपके वायर हैं जो खंबे से आपके घर में पहुंच रहे हैं, जैसे इतनी हाई वोल्टेज की लाइन उस पर गिरेगी तो आपके घर में भी शॉर्ट सर्किट 100% होगा, जरूर होगा, जो बंद हो गई है ना, क्योंकि आपके घर में तार की चीज, जो तार होते हैं वो किस चीज के गए हुए हैं, या तो एल्यूमिनियम के या फिर कॉपर के, है ना। जो लाइन से तार जाते हैं ज्यादातर एल्यूमिनियम होता है। सर जो हाई वोल्ट हो है, जैसा कि कोई चीज बंद हो रही है उसे भी खराब कर देगी, हाई वोल्ट हो गया नहीं उसको, अच्छा अगर कोई चीज बंद है ना, अगर कोई चीज बंद है उसको हाई वोल्ट देंगे, बंद में खराब नहीं होने की, बंद में नहीं खराब होने की, लेकिन अगर चालू है ना, तो चाहे आपने कितनी भी आईसी लगवा रखी हो सारी डाउन हो जाए, क्योंकि उसका वोल्टेज इतना ज्यादा हाई होता है ना। तो वही चीज नहीं छोड़ देगा। तो इसके अंदर जैसे ही ये डलता है ना, बिजली जैसे डलती है तो ये क्या कर देता है, डायरेक्ट इस तार की सहायता से क्या हो जाता है, अर्थ के अंदर प्रवेश कर जाती है ना, और हमारे उपकरणों को कोई नुकसान नहीं होता। इसलिए तो जो भट्टे होते हैं शायद उनके ऊपर आपने देखा उसके ऊपर भी लगा होता है, ये बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स होती है ना उसके ऊपर भी ऐसी कांटेदार सी छड़ होती है, अगर आपने देखी हो इस टाइप की, त्रिशूल का है वो है ना, इस जो टाइप टावर से लगे रहे जी, उनको ऊपर लाइट से लगी रहे, इतना बड़ा तार होगा, वो क्या का तार होती है, खंभे होते नहीं क्या, अच्छा उन पर भी लगा रहा है ये वैसे बिजली वाले पोल, बिजली वाले नहीं, नेटवर्क, हाँ टावर, नेटवर्क वाले, हाँ उन पे क्या होता है ऊपर, उन पर भी होता है जी हिसाब इनका, उस पे भी होता होगा शायद, है ना, वो मैंने ध्यान से नहीं देखा उस पे, है ना, होगा जरूर है, क्योंकि बिजली का कनेक्शन है वहाँ भी होगा 100%, है ना। तो इसके अंदर हर चीज के ऊपर, है ना, जिस चीज से हमें, है ना, घरों में भी लगी रहती है ना, और ऐसे अर्थिंग का तार कौन सा तार होती है वो? जमीन के अंदर डाल देते हैं, जोर से जमीन के अंदर डाल रहा है जी, वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग को होगा, कौन सा तार होगा जी, वो सिंपल तार ही होता है ना, सिंपल ही हो, जैसा ये डल रहा है, मालूम नहीं पता है, जैसा ये वाला डल रहा है ना मेरा, वहाँ सेम यही हुआ, ये सेम होता है हैवी तार होता है नहीं, है ना। अब ये भी जो हमारा तार है ये भी हैवी होता है बहुत ज़्यादा, है ना, तभी तो सब लोड कर रहा है, नहीं तो खत्म हो जाएगा, है ना। तो इसके अंदर एक चीज और है ना कि आसमान में, ऐसे चलो जो पढ़े गए हैं ना, तो आसमान में बिजली बनती क्यों है। अच्छा एक चीज और देखी होगी आपने, इस चीज में एक जोक भी है ना। अच्छा अगर आपने देखा हो कि जब बारिश के दिन होते हैं, जब बिजली कड़कड़ाती है, तो आपने एक चीज बताओ, अगर नोटिस करी हो, बिजली पहले चमकती है या आवाज पहले आती है, पहला आवाज है बिजली बंद कर दो, बताओ पहले आवाज आती है या पहले बिजली चमकती है, तो पहला किससे जाएगा, जब तो इलेक्ट्रॉन होगी जी, बताओ। अलग चीज है, पहले बिजली चमकती है, प्रकाश की उसके बाद आवाज आती है ना। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है ना। अब तक फिलहाल दुनिया में सबसे तेज चाल किसकी है, प्रकाश की है फिलहाल, है ना। तो सबसे पहली बार है ना, क्योंकि इसकी प्रकाश की चाल ज्यादा है तो क्या होता है, इसलिए पहले चमकती है ना, और साउंड बाद में आती है ना। इसलिए एक शराबी बेचारा है ना, ऐसे जा रहा था दारू पी के, है ना, और वो कीचड़ में गिर गया, है ना, और जैसे बिजली कड़की, है ना, वो बिजली कड़की हुई देखते हुए कह रहा कि भगवान पहले तो तूने मुझे कीचड़ में डाल दिया, अब फोटो भी खींच रहा दुनिया को दिखाने के लिए, एक बार तो कीचड़ में डाल देंगे, फोटो भी खींच रहा है, इस टाइप का जो है। तो अच्छा बनती कैसा है ना, जो बादल होते हैं हमारे, है ना, उनमें लगातार, अच्छा बादल बनते कैसे हैं, है ना भाई, ये भूगोल वगैरह के क्वेश्चन है वैसा, है ना। बादल कैसे है, जो पानी होता है बहुत सारा, है ना, वो क्या हो जाता है इकट्ठा, है ना, जो पानी होता है वो बहुत सारा क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है वायुमंडल के अंदर, है ना। और वो पानी जब बहुत सारा अच्छा एक बादल फटने की घटना आपने सुनी होगी 10th क्लास में, बादल फटना किसको कहते हैं, जब बहुत सारे कण किसके, पानी के आपस में जुड़ जाते हैं, तो जुड़कर क्या बनता है बादल, है ना। तो अगर जब वो बादल क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, है ना, मतलब अपना भार जब वो सहन नहीं कर पाते, है ना, जब बादल बहुत बड़ा बन जाता है तो वो अपने को इकट्ठा नहीं रख पाता, है ना, तो क्या हो जाता है, बीच में से वो क्या हो जाता है, टूट जाता है ना। और टूटने से क्या होता है, पानी जितना भी होता है उस बादल के अंदर सारा का सारा एक ही जगह गिर जाता है, उसको बादल फटना कहते हैं, पूरी रफ्तार, है ना। और वहाँ पे जहाँ पे बादल फटता है 100% बाढ़ आती है, 100% इतना पानी हो, इतना पानी होता है ना। तो बादल फटना ही करना है ना। अब दूसरी कंडीशन है ना, जो बिजली होती है आसमान के अंदर वो बनती कैसे,
है ना। जो बादल होते हैं है ना, वो उसमें भी क्या होता है, जब हमें हवा के अच्छा बादल चलते हुए देखे किसी ने, सबने देखे होंगे है ना। तो बादल जब चलते हैं तो हवा टकराती रहती है आराम से, है ना भाई। कोई भी चीज चलेगी कब, आप कब चल पा रहे हो, है ना, जब आपके सबसे पहली कंडीशन तो घर्षण है, दूसरी कंडीशन आपके शरीर में ताकत है। अगर आपके शरीर में ताकत ना हो, आप बीमार पड़े 2 महीने से और उठा नहीं जा रहा आपसे, अब आप कैसे चलोगे? नहीं, अब आप कैसे चलोगे? आप 2 महीने से एक तरफा खाट पे लेटे हुए, आप में उठने की हिम्मत ही नहीं है और आपको चल के यहाँ से वहां तक जाना है, आप चल ही नहीं सकते, कैसे जाओगे? किसी और को छोड़ के आना पड़ेगा ना उठा के, है ना। अब बताओ बादल अपने आप चल सकता है? नहीं, उसको धकेलने की जरूरत है, धकेलता होने हवा, है ना। तो इसी तरह से जब बादल कभी कभी है ना, जो बिजली है ना, जो हमारे कभी कभी जो आवाजें आती हैं बादल के अंदर से, है ना, आसमान के अंदर से बिजली कड़कती है ना, तो उसका मतलब बादल है ना, जिसको बादल घोरना कहते हैं ना सिंपल लैंग्वेज में, है ना, वो क्या होता है, बादल एक दूसरे से टकराते रहते हैं, है ना, क्योंकि हवा चलती रहती है तेज उन दिनों, है ना, बादल क्या होते हैं, टकराते रहते हैं। अब टकराएंगे तो क्या होगा, घर्षण होगा दोबारा से, और घर्षण होगा तो क्या हो जाएगी, बिजली उत्पन्न हो जाएगी, मतलब इलेक्ट्रॉन एक बादल से दूसरे बादल में चले जाएंगे, मतलब क्या हो गया, आवेश उत्पन्न हो गया, है ना। अब बताओ एक बात और, है ना, पानी जो है वो चालक है या अचालक है? पानी चालक है ना, लेकिन अच्छा चालक नहीं है, कुछ दूर तक कोई है ना। पानी चालक तो है लेकिन अच्छा चालक नहीं है ना। 3 इडियट देखी होगी ना आपने, है ना, वो पेशाब कर गया है ना, उसको करंट लगा देता है, कुछ हो जा किससे, जिस तरह उसमें करंट दिख रहा है, जिस तरह करंट लग जाए तो ज्यादा खास छोड़े तो हो जा नहीं, अगर धार बनी हुई है ना, मतलब है ना कि रुक नहीं रहा है पेशाब, है ना, तो करंट लगता है 100%, क्योंकि उसके अंदर मिनरल्स मतलब वो तो बेकार करता है हिसाब से, साल्ट्स होता है, हाँ, है ना, उसके अंदर क्या होते हैं, साल्ट्स होते हैं, अंदर दिखे रखा था, बहुत खतरनाक करंट लगता है, बहुत खतरनाक। हाँ वही तो अर्ध के रखा था शरीर में पानी लगा, चाची एक मुट्ठा में घेर दिया, हाँ, है ना, बहुत खतरनाक करंट लगता है, नहीं करा एक ही बूंद लगी हुई इसका, अच्छी चीज दिखा रखी वैसे, है ना। तो जब बादल अच्छा जो पानी है वो चालक तो है लेकिन अच्छा नहीं है ना। अब एक बात बताओ, जो आसमान में ऊपर बिजली बनेगी, आवेश बनेगी, कम बनेगी ज्यादा? जब एक जगह पानी गिरने से बाढ़ आ रही है तो आपको पता होगा बादल कितने बड़े हैं, और जब इतनी बड़ी चीज आपस में रगड़ खाएगी तो आवेश भी ज्यादा बनेंगे, बिजली भी ज्यादा बनेगी, है ना। और बिजली ज्यादा बनने का मतलब क्या है कि आवेश वहां पानी में तो कम चलेगा, है ना। अच्छा, हवा में चलता है क्या आवेश? आवेश मतलब बिजली हवा में चल सकती है ना। आने वाले टाइम में तो शायद चलेगी मेरे ख्याल से, है ना, क्योंकि वो देखा होगा तुमने, इनोवेशन नई नई कंपनी ला रही, क्या जैसे आजकल ब्लूटूथ से आप किसी गाने को सुन सकते हैं ना, किसी भी मतलब आप ना कोई भी काम कर सकते हैं ब्लूटूथ से, है ना। ऐसे ही आप मोबाइल भी चार्ज कर सकते हो, हो भाई, है ना। तो हवा में करंट भी आएगा लेकिन लगेगा नहीं, हमें नहीं लगेगा, है ना। तो लेकिन अच्छा है ना, इसका बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अगर करंट कम है तो हवा में नहीं लगेगा, लेकिन अगर बहुत ज्यादा है, बहुत 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 ज्यादा करंट है तो हवा में फैलेगा, है ना, वो हवा में फैलता है फिर, रेडिएशन नुकसान देगी हमें, हाँ, है ना। तो उसके अंदर है ना, तो जैसे ही वहां पे बिजली बनेगी तो वो अपने आप वहां तो रुकेगी नहीं, वो कहीं ना कहीं ट्रांसफर होना चाहिए या नहीं, बताओ, है ना। मान लो बादल के आसपास बिजली बन गई, मतलब आवेश बन गए, वे आवेश कहीं ना कहीं तो जाएंगे ना, रुक तो सकते नहीं हवा में, क्यों? क्योंकि आवेश के चलने के लिए, है ना, आवेश एक जगह रुक ही नहीं सकते, है ना, उसको जाना पड़ेगा एक जगह से दूसरी जगह तक, है ना। अब उसको जाना क्यों पड़ेगा? अब जैसे मैं बात करूँ कि मार्कर है, या मान लो ये दीवार है, आवेश तो उसके अंदर भी है या नहीं है, बताओ। ये सीट है लकड़ी की, इसके अंदर भी आवेश है, लेकिन ये चल नहीं रहे, क्यों? क्योंकि ये चालक है, और दूसरी बात कम है ना, चालक में ज्यादा होते हैं और साथ में चालक भी होता है, तो उसके अंदर आवेशों का जो चलना होता है एक तरह से इसके जैसे बादल है
है ना, बादल जैसे आवेश बना तो आवेश क्या होगा, ट्रांसफर होना शुरू होगा, है ना। अब इस लकड़ी के, है ना, अगर मैं यहाँ पे मान लो करंट लगाऊं इधर, है ना, ये मार्कर है, मैंने इधर करंट लगाया तो क्या इधर लगेगा, नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि अचालक है ना। और दूसरी बात, करंट क्यों नहीं लगेगा, अच्छा एक बात और बताऊंगा आपको, है ना, ये मान लो वायर है मेरे पास, है ना, ये इधर से वायर है, अगर मैं इसको इधर लाइट से बिना कनेक्ट किए, है ना, इधर टच करूं तो क्या करंट लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं, हाँ, क्योंकि है ही नहीं, क्योंकि मैंने बाहर निकाल दिया इसको, है ना, मतलब बिना कनेक्ट करे करंट नहीं लगेगा। लेकिन एक बात बताओ, चालक तो है ना, है ना, इलेक्ट्रॉन भी इसके अंदर है, लेकिन फिर भी करंट नहीं लगता, क्यों, क्योंकि इसको धक्का देने के लिए वोल्टेज की जरूरत पड़ती है, जो हमें कहाँ से मिलेगा, लाइट से मिलेगा, है ना। इसी तरह से, है ना, जो पृथ्वी का विभव, एक चीज होता है वो, एक चीज होता है विभवांतर, एक चीज होता है विभव, है ना। जो पृथ्वी का विभव होता है वो कितना होता है, 0। पृथ्वी का विभव कितना होता है, 0, है ना। आसमान का विभव कितना होता है, बहुत ज्यादा होता है ना, दूरी बढ़ने के साथ साथ, है। ये नोट पॉइंट आएगा आगे सेकंड चैप्टर में, बताऊंगा, अभी नोट नहीं है, बताऊंगा, मैं समझाऊंगा बहुत अच्छे तरीके से, जैसे आगे समझा रहा हूँ वैसे अगला चैप्टर समझाऊंगा, है ना। जो विभव होता है पृथ्वी का कितना होता है, हमेशा 0 होता है ना। तो पृथ्वी का विभव 0 है, आसमान का विभव क्या होता है, बहुत ज्यादा उच्च होता है ना। और आपने एक चीज पढ़ रखी है ना, जो वस्तु है या जो हीट है या जो आवेश है वो हमेशा उच्च से निम्न की तरफ चलते हैं, किधर से, उच्च से निम्न की तरफ। जैसे दाब है ना, एक वस्तु पे ज्यादा दाब लग रहा है, एक पे कम लग रहा है ना। मान लो एक बाल्टी है हमारे पास 2, है ना, आपने इसको क्या कर रखा है, यहाँ से जोड़ रखा है आपने, है ना, इसमें आपने क्या कर रखा है, यहाँ तक पानी भर रखा, मान लो इसको भी बड़ा करें तो थोड़ा सा, एक ही है ना, इसमें पानी यहाँ तक भर रहा है, तो बताओ पानी कौन सी डायरेक्शन से कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, मतलब कौन सी बाल्टी से कौन सी बाल्टी में जाएगा, ए से बी में जाएगा, है ना। क्यों, बी से ए में क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि उससे नहीं मतलब उच्च से निम्न की तरफ चलता है ना, ये बात है। मतलब क्या, यहाँ पे दाब ज्यादा है, क्यों, क्योंकि यहाँ क्वांटिटी ज्यादा है पानी की, जितनी ज्यादा क्वांटिटी ज्यादा होगी उतना ही दाब भी ज्यादा होगा, है ना। यहाँ पे दाब क्या है, क्योंकि क्वांटिटी यहाँ पे कम है, इसलिए यहाँ पे दाब भी कम है ना। तो यहाँ पे उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ चलेगा। ऐसे ही जो हमारे पास विभव क्या है, ऊपर बहुत ज्यादा है, नीचे क्या है, बहुत कम है, तो ऊपर से नीचे की तरफ आवेश चलना शुरू करेंगे, है ना। लेकिन हवा में चल नहीं सकते, पानी में चल नहीं सकते, कम चलते हैं, लेकिन क्योंकि आवेश क्या है, बहुत ज्यादा बड़ा है, इसलिए उसको चलना पड़ेगा, है ना। अब बिजली गिरती किन स्थानों पर है ना, ये टॉपिक 2-3 चैप्टर के अंदर आएगा, मैं पहले ही दिन क्लियर कर रहा हूँ, बहुत है ना, इसका है ना। फिर आपको थोड़ा थोड़ा ही पढ़ना है, आगे कुछ नहीं पढ़ना है ना। गिरती किन जगहों पर है, सबसे पहली बात है ना, जैसे आपने देखा होगा ना कि जब बिजली कड़कड़ाती है तो आपके घर वाले कहते होंगे कि घर से बाहर नहीं निकलना है ना। एक तो सबसे खास बात होती है गाँव के अंदर कि मामा को भांजे के पास नहीं पढ़ना है, है ना। दूसरी कंडीशन है जैसा हो जाए, तो उसके अंदर जैसे अगर आप खेत वगैरह में हो, है ना, तो आपके घर वाले क्या कहते हैं, पेड़ के पास जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, है ना। वहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गई, हाँ, इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा होते हैं, है ना। तो ऐसी कंडीशन है वहाँ पे जो, अच्छा एक बात बताओ कि जैसे ये हमारे पास मान लो ये तार है, वैसे तार भी है ये, है ना, ये तार है मान लो आप, है ना, ये जो पट्टी दिख रही है तार है ना। इसमें 33,000 वोल्ट का करंट है, 33,000 वोल्ट बहुत ज़्यादा है ना। जैसे अगर आप 11,000 वोल्ट देखा होगा ना आपने, है ना, जब उसके अंदर लाइट आती है, चर 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 की आवाज़ आती है, आपने सुना, है ना, होता है ना। अब 33,000 वोल्ट होगा तो उससे भी ज़्यादा होगा, है ना। अगर उसको हम उसके ऊपर रबड़िंग ना हो ना तो क्या करेंगे, दूर से खींच लेते आदमी को, बहुत पावरफुल होती है ना। अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ, है ना, यहाँ तार है, यहीं से खींच लेंगे ऑटोमेटिक, कितनी बार होता है। तो जो बिजली कड़कड़ा है वो वाले तो बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है, कितने किलोमीटर के कितना वो हो जाओ, अगर मैं आपको नहीं कितने दायरे में विनाश कराया हुआ जी, सेकंड में नहीं कितने दायरे में, मतलब कितने, अच्छा दायरे में, हाँ कितने दायरे में, है ना, वो डिपेंड करता है वस्तु कितनी बड़ी वस्तु के ऊपर गिर रही है।
है ना। अगर मानो छोटी वस्तु के ऊपर गिरी तो छोटा विनाश होगा। बड़े जैसे पेड़ होते हैं ना, बड़े बड़े पेड़ होते हैं, अगर आपको वीडियो चेक करना है यूट्यूब पे जाके, है ना, बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं ना, अगर पेड़ के ऊपर बिजली गिर जाती है, पेड़ को बीच में से फाड़ देती है, बिल्कुल पत्ते वगैरह सब नाश कर देते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सूख जाते हैं एकदम सब, और पेड़ के टुकड़े हो जाते हैं। देखना आप यूट्यूब पे जाके, है ना। तो यहाँ पे क्या पढ़ रहे थे हम? इसमें तेरी को प्रॉब्लम 33,000 वोल्ट होना चाहिए। हाँ 33,000 वोल्ट है, तो क्या होती है, दूर से खींच लेती है ना। तो इसी तरह से अगर, है ना, एक आदमी इसके इतने करीब है, मान लो, है ना, ये चलो मैं यहाँ चित्र बनाता हूँ, है ना, ये हमारे पास 33,000 वोल्ट है, एक आदमी यहाँ है, मान लो ये आदमी है कोई एक, है ना, एक आदमी यहाँ है भी, पहले किसको खींचेगी? एक को। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा निकट है ना। तो इसी तरह से अगर एक हमारे पास, मैं यहाँ खड़ा हूँ, है ना, या आप यहाँ खड़े हो, मैं वहां खड़ा हूँ, उधर बाहर कोई पेड़ है, उस पेड़ के नीचे मैं खड़ा हूँ बारिश के दिनों में, तो बिजली गिरने के ज्यादा चांस कहाँ है? पेड़ के ऊपर। क्यों? यहाँ क्यों नहीं गिरेगी? क्योंकि पेड़ की ऊंचाई ज्यादा है ना। जो बिजली है वो अपने नजदीक वाले स्थान को पहले चुनती है ना, जो उसके पास वाला स्थान होगा उसको चुनेगी पहले, है ना। तो जो नीचे है ना, बाद में चलेगी। इसलिए आपको, है ना, ऐसी सलाह दी जाती है, एक्सपर्ट ऐसा मानते हैं कि जब भी बिजली के दिनों में, है ना, आप खेत वगैरह के आसपास हो, है ना, तो सबसे पहली बात आपको, अगर पेड़ के दायरों में खड़े हो तो पेड़ के दायरे से बाहर निकल जाना है। दूसरी कंडीशन, जब भी, है ना, आप अगर खुले खेत में खड़े हो, बिल्कुल पेड़ है ही नहीं आसपास, है ना, तो आप ऐसे ही खड़े हो जैसे मैं सिंपल खड़ा हूं, है ना, तो भी आपके ऊपर अगर पेड़ नहीं है आसपास तो आपके ऊपर बिजली गिरने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। क्यों? क्योंकि आपकी ऊंचाई ज्यादा है, बराबर में पेड़ है ही नहीं, तो आपके ऊपर गिरेगी, है ना। तो एक्सपर्ट सलाह ये देते हैं कि आपको ऐसे जितना हो सके अपनी ऊंचाई को कम कर देना, मतलब नीचे बैठ जाना है, ऐसे पढ़ दो, है ना। नहीं पढ़ना नहीं है, फिर अक्षरफल बढ़ जाएगा, है ना। तो अपनी ऊंचाई जो हमारी ये होती है ऊंचाई, उसको अक्षरफल जितना हो सकता है कम कर लो, है ना। ऐसी सलाह एक्सपर्ट देते हैं। हाँ वो भी बता रहा हूँ, है ना। और, है ना, साथ में अगर आपके पास कोई ऐसी सुविधा हो, जैसे बराबर में क्या हो, आसपास कोई क्या हो, घर हो, है ना, आसपास कोई कार हो, बस हो, है ना, उस चीज़ के अंदर आपको बैठ जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो बिजली होती है हमेशा हमेशा, अगर मैं जैसे अगर मैं ये इस तार की बात करूँ, मान लो ये तार है ना, तो जो बिजली है ना, जो करंट है ना, वो इस तार के अंदर नहीं चलता, इस तार के ऊपर चलता है। यहाँ ऊपर चलने का मतलब प्लास्टिक नहीं, वो जो प्लास्टिक के अंदर एल्यूमिनियम होता है ना, उसकी सतह पर चलता है, अंदर नहीं चलता, सतह पर चलता है। इसलिए अगर बिजली कार के ऊपर गिरेगी भी तो क्या होगी, वो ऊपर ऊपर ही गिरेगी, बस अंदर नहीं पहुंच पाएगी, है ना। क्योंकि बिजली प्रभाव कहाँ डालती है? सतह पर, अंदर प्रभाव नहीं डालती है, इसलिए, है ना। कहाँ पे? पेड़ वगैरह के नीचे नहीं जाना चाहिए, है ना। अक्षरफल अपना थोड़ा कम करना चाहिए। और क्या हो सकता है कि अगर कोई बंद स्थान है उस स्थान पर पहुंच जाना चाहिए, तो आप क्या हो जाएंगे, सुरक्षित थोड़ा सा वहाँ पे रह पाओगे, है ना। ये कुछ आगे इसका टॉपिक था, समझ आया होगा मेरे ख्याल से। एक आगे आ जाइए आप, आवेश संरक्षण का नियम। आवेश आवेश संरक्षण का नियम, है ना। आपने संरक्षण का नियम तो पहले ही पढ़ रखा है ना, बस इसके आगे आवेश लगाना है। ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ रखा है ना आपने, क्या होता है बताओ? ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है ना। क्या किया जा सकता है? केवल इसको एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण। हाँ, एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर किया जा सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है ना। तो ये किसका? ये ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत था। आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है कि आवेश को भी नष्ट नहीं किया जा सकता, ट्रांसफर किया जा सकता है एक वस्तु से दूसरी वस्तु में, बस, है ना। ये क्या है? ये आवेश संरक्षण का नियम है, ये आवेश संरक्षण का सिद्धांत है। एक आता है हमारे पास
आवेशों का क्वांटमीकरण, आवेशों का या आवेश का क्वांटमीकरण, आवेश का क्वांटमीकरण देखो क्या होता है ना। अगर जैसे हमारे पास एक, अगर बात करें कोई वस्तु है ये कोई वस्तु है बी, हमने इनको आपस में रगड़ दिया तो रगड़ने से क्या होगा, घर्षण होगा, घर्षण से क्या हो गया, तो इसके इलेक्ट्रॉन इसमें जाएंगे या फिर इसके इलेक्ट्रॉन इसमें जाएंगे, है ना। तो इलेक्ट्रॉन इसमें से इसमें जाएंगे या फिर इसके इलेक्ट्रॉन इसमें से इसमें जाएंगे। तो इसके अंदर से एक बात बता हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन है या तो दो, इसके अगर इसके अंदर मान लो 10 थे, इसके अंदर 20 थे, तो क्या हो सकता है, या तो इसके अंदर से 2 इसके अंदर चले जाए, या 3 चले जाए, या 5 चले जाए, या 8 चले जाए। वो इस चीज पे डिपेंड करेगा कि हमने इसको कितना रगड़ रखा है, घर्षण कितना पैदा कर रखा है ना। तो इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन इसमें भी जा सकते हैं, इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन इसमें भी जा सकते हैं, कोई सी भी कंडीशन हो सकती है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि हमेशा क्वांटमीकरण क्या कहता है, आवेश का क्वांटमीकरण बस इतना सा कहता है कि आवेश जो भी ट्रांसफर होगा वो हमेशा पूरा ट्रांसफर होगा। मतलब या तो अगर ट्रांसफर होना है या तो केवल एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, या 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, या 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 5 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 10, 20, 50, 80, 100 कितने भी इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, है ना। बल्कि ऐसा नहीं होगा क्या कि 1.7 इलेक्ट्रॉन चले जाए, 2.5 इलेक्ट्रॉन चले जाए, 3.1 इलेक्ट्रॉन चले जाए ना। मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन जब भी एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ट्रांसफर होता है तो पूरा का पूरा ट्रांसफर होता है, मतलब आवेश पूर्ण गुणजों के रूप में ट्रांसफर होता है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि आवेश पॉइंट में ट्रांसफर हो जाए, है ना। तो यही सिद्धांत क्या कहलाता है, आवेश का क्वांटमीकरण कहलाता है। बताइए बात नहीं समझ आई होगी, है ना। एक होता है आवेशों की योज्यता, एक होता है आवेशों की योज्यता, किसको कहते हैं, योज्य। योज्य किसको कहते हैं, योज्य या फिर योज्य का दूसरा नाम होता है योग, एडिशन, प्लस। क्या मतलब होता है योग का, आवेशों की योज्यता। योज्यता का मतलब होता है प्लस होना, जुड़ना, है ना। तो आवेश अगर मान लो हमारे पास, हमने कहा आवेश 2 टाइप के होते हैं, एक प्लस वाले और एक माइनस वाले, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, है ना। अगर मान लो हमारे पास, मैं मान लेता हूं जैसे एक आवेश हमारे पास -2 -2 क्यों है, मान कितना है, -2 क्यों। दूसरा कितना है, 3 क्यों। एक आवेश कितना है, मान लो -4, तो एक आवेश कितना है, 7 क्यों, 3 क्यों। ऐसे कुछ आवेश है हमारे पास, ये पहला आवेश है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है और ये पांचवा। ये 5 आवेश है हमारे पास, है ना। आवेशों की योज्यता क्या कहती है कि अगर हमें आवेशों को अगर हमारे पास बहुत सारे आवेश हैं और हमें उनको जोड़ना है तो उसके लिए जो बीजगणित के रूल होते हैं वो यहाँ पे अप्लाई होते हैं। बीजगणित के रूल मतलब क्या, -2 और -4 कितना हो जाएगा, माइनस है, यहाँ कितना बचा, 3 और 7 10 और 3 13 के। ये कैसे आएंगे, प्लस के आएंगे। 13 में से 6 जाके कितने बचेंगे, 7 क्यों बचेंगे। तो यहाँ पे आवेश की जो योज्यता होगी ना, योज्यता मतलब योगफल, योगफल में मान लेता हूँ कैपिटल के हुए तो बराबर कितना आएगा, 7 क्यों आएगा। इसका मतलब ये है कि आवेशों को अगर जोड़ते हैं तो हमारे सिंपल मैथ्स वाले तरीके यूज होते हैं, कोई अलग तरीका नहीं है। आवेशों को अगर जोड़ना है तो माइनस प्लस को क्या कर दो, ऐसे ही ऐड कर दो जैसे हम मैथ्स के अंदर ऐड करते हैं। यही आवेश की योज्यता का सिद्धांत है। तो ये भी समझ आया। आगे आवेशों क्वांटमीकरण, ये आपने पढ़ रखा, Q बराबर n इंटू टी, है ना। ये आपने अभी पढ़ा, आवेशों का क्वांटमीकरण। इसका सूत्र होता है Q बराबर n इंटू टी। n का मान 1 रखेंगे तो Q का मान कितना आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन। n का मान 2 रखेंगे तो कितना आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन। 3 रखेंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन। 4 रखेंगे 4 इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन जब भी ट्रांसफर होंगे हमेशा इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज है ना, मतलब 1 गुना है, ये 2 गुना है, ये 3 गुना है, ये 4 गुना है। मतलब इलेक्ट्रॉन जब भी ट्रांसफर होंगे हमेशा पूर्ण गुणज के रूप में ही ट्रांसफर होंगे। ये था आवेशों का क्वांटमीकरण। योज्यता भी समझ आया आपको।
आगे है हमारे चालक, अचालक और अर्धचालक। ये आपने पहले ही पढ़ रखे हैं। चालक, अचालक और अर्धचालक। अच्छा, एक चीज होती है चालन। चालन किसको कहते हैं? एक तो चालक होता है, चालक किसको कहते हैं? जिसमें धारा जा सकती है, प्रवाहित हो सकती है। चालन किसको कहते हैं? किसी वस्तु के अंदर से धारा आने जाने की प्रक्रिया चालन कहलाती है ना। चालन, चालक मतलब जिसके अंदर से इलेक्ट्रॉन मतलब धारा प्रवाहित हो सकती है। और चालन क्या है? किसी वस्तु के अंदर से धारा प्रवाहित होने का गुण चालन कहलाता है ना। तो हमारे पास चालक किसको कहते हैं? जिसके अंदर क्या होते हैं, आप ऐसे बोल सकते हैं, जिसके अंदर धारा प्रवाहित हो सकती है आसानी से। इसके अंदर अचालक के अंदर क्या होता है? जिसके अंदर आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती। और चालक में क्या हो सकता है? जिसके अंदर धारा जा भी सकती है और नहीं भी जा सकती, मतलब अपने अकॉर्डिंग चलती है। जैसे मान लो प्रेस है, प्रेस देखी होगी ना। प्रेस के अंदर क्या होता है? दो तरह की प्रेस आती है ना। एक तो सिंपल होती है जिसको बार बार बंद करना होता है, एक ऑटोमेटिक होती है। ऑटोमेटिक में क्या होता है कि जैसे गर्म होती है ना, तो अपनी सुविधा के अनुसार क्या कर लेती है, वो करंट लेती है ना। जब ज़्यादा गर्म हो जाती है तो करंट बंद कर देती है अपने आप, ऑटोमेटिक सिस्टम होता है ना। और जब कम गर्म होती है तो अपने आप चालू हो जाती है। तो उसके अंदर क्या होते हैं? उसके अंदर अर्धचालक पदार्थ होते हैं, जैसे सिलिकॉन होता है या जर्मेनियम होता है, इस टाइप की चीजें होती है ना। अर्धचालक क्या काम करते हैं? जब धारा की जरूरत पड़ेगी तब तो धारा लेगा, और जब जरूरत नहीं होगी तो धारा को रोक लेगा, है ना। जैसे आईसी होती है, आईसी है ना घरों में, है ना। आईसी क्या काम करती है? जब तक करंट ठीक आ रहा है तो चल रहा है करंट, है ना। अगर करंट ज्यादा आ जाए एकदम से तो अपने आप गिर जाएगी, उपकरण सारे बच जाएंगे। तो इसके अंदर है ना, चालक की दूसरी परिभाषा दे सकते हैं आप। चालक की दूसरी परिभाषा क्या है? कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, है ना। इसके अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ना के बराबर होते हैं या फिर बहुत कम होते हैं, है ना। इसके अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन चालकों से तो कम होते हैं और अचालकों से ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि आधा चालक है ना। अर्धचालक मतलब आधा चालक है, और ये पूरा चालक था, इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे। ये आधा चालक, इलेक्ट्रॉन कम होंगे, है ना। तो अर्धचालक के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? चालक से कम होंगे और अचालक से ज्यादा होंगे। ऐसी परिभाषा भी आप दे सकते हैं ना। चालक का कौन कौन सा एग्जाम्पल हो सकता है? लोहा हो सकता है। सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है? चांदी। चांदी में सबसे ज्यादा करंट आता है ना। तो चांदी हो सकता है, और बताओ तांबा हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है ना, इस टाइप के चीजें। अचालक में क्या हो सकता है? कागज हो सकता है, छवि ग्लास बार। और क्या हो सकता है? हमारे पास जैसे लकड़ी हो सकती है सूखी वाली, है ना, इस टाइप की चीजें। और अर्धचालक में सिलिकॉन और जर्मेनियम, है ना, इस टाइप की चीजें आती है ना। ये था चालक, अचालक और अर्धचालक। एक बात हो, है ना, एक चीज होती है प्रतिरोध। आपने पढ़ रखा है पहले से ही, है ना। प्रतिरोध, प्रतिरोध किसको कहते हैं? आगे वो काम आएगा पूरा, तो भी क्या प्रतिरोध का। प्रतिरोध किसको कहते हैं? जो धारा को प्रवाहित होने से रोकता है ना। धारा के रास्ते में आने वाली रुकावट, धारा के रास्ते में आने वाली बाधा क्या कहलाती है? प्रतिरोध कहलाती है ना। अगर कोई हमारे पास चालक है, चालक के अंदर क्या होता है? प्रतिरोध कम होता है या ज्यादा? प्रतिरोध कम होता है। चालक मतलब करंट ज्यादा जाएगा, और करंट ज्यादा कब जाएगा? जब प्रतिरोध कम होगा। अचालक का मतलब है प्रतिरोध ज्यादा होगा, रुकावट ज्यादा होगी, तभी तो, है ना। प्रतिरोध और करंट मतलब धारा एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अगर प्रतिरोध ज्यादा है तो धारा कम, अगर धारा ज्यादा है तो प्रतिरोध कम, है ना। अगर अर्धचालक है उसके अंदर क्या होता है? मीडियम होता है प्रतिरोध, है ना। चालकों से कम या ज्यादा? चालकों से ज्यादा। चालकों का प्रतिरोध कम होता है तो अर्धचालक का ज्यादा होगा। इसका प्रतिरोध ज्यादा होता है ना। इसका प्रतिरोध नीतीश अचालक से कम होगा या ज्यादा? अर्धचालक का ज्यादा है, इसका कम होगा, है ना। तो ये कंडीशन है ना।
जैसे और एक चीज़ आपने देखी, जैसे आपके घर में पंखे देखे आपने, है ना, वो जो नीचे रखने वाले होते हैं, तूफान बोलते हैं इसको, है ना। अगर आपने देखा होगा, आपने जब आप उसको घुमाते हो, है ना, जब वो आधा घंटा चल जाता है, आधा घंटा चलने के बाद आप उसके टप्पे से भी हाथ लगा के देखा होगा, भी तो गर्म लगता है ना बहुत, है ना। ये आपके पास कुछ भी, जैसे और कोई है हमारे पास, जैसे बल्ब है ना, जैसे बल्ब है ना, बल्ब को आप जैसे ही बहुत देर तक लगाते हो, प्रकाश वालों में ज़्यादा दिखता है, इनमें थोड़ा कम दिखता है ना। तो क्या होता है, तुरंत अगर आपने 10 सेकंड के लिए लगा दिया ना, आप उसको हाथ से उतार नहीं पाएंगे, इतना गर्म हो जाता है, होता है ना। 10-20 सेकंड में मेरा मतलब है, थोड़ी देर बाद ही अचानक से इतना गर्म हो जाता है ना, तो आप उसको हाथ से नहीं उतार सकते, है ना। मतलब क्या, उसका प्रतिरोध कैसा है, ज़्यादा, है ना, प्रतिरोध कैसा है, ज़्यादा, है ना। तो यहाँ पे इसके अंदर जो चीज़ें गर्म होती है उनका प्रतिरोध, ये समझ लो आप, ज़्यादा है। जो चीज़ें गर्म नहीं हो रही उनका प्रतिरोध क्या है, कम है, है ना। गर्म होने का मतलब क्या है भाई, हीट पैदा हो रही है, गर्माहट मतलब हीट, और हीट पैदा कब होगी, जब धारा के रास्ते में रुकावट होगी। आपने अच्छा एक बात बताओ, है ना, जो हीटर में भी धारा के रास्ते में रुकावट है ना। ऐसा नहीं होता, 2 तार होते हैं हीटर के, एक ये जैसे मान लो स्विच है ना, ये मान लो स्विच है हमारे पास, यहाँ से बिजली का कनेक्शन है ना, यहाँ से 2 तार आते हैं, एक तार हीटर के अंदर ऐसे जाएगा और गोल 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 घूम के दूसरे वाला फिर यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा, है ना। तो उसके अंदर भी लेकिन वो अच्छा, वो जलता क्यों नहीं, खराब क्यों नहीं हो जाता, पूरी की पूरी लाइट शॉर्ट क्यों नहीं हो जाती, जब 2 तार आपस में मिल जाते हैं एक जगह, वो तार ही अलग होती है ना, वो तार ही अलग होता है, नाइक्रोम का तार है ना। उसका जो प्रतिरोध होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, प्रतिरोध ज़्यादा होने से क्या हो जाता है, धारा कम हो जाती है, धारा कम हो गई तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो उसके अंदर जैसे है ना, आपके 2 तार हैं, अगर मैं उनको बोर्ड में से निकाल लूँ, है ना, बोर्ड में मैंने है ना यहाँ पे क्या लगा रखा है, प्लग लगा रखा है ना, ये हमारे पास बोर्ड की सप्लाई है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे मैंने प्लग लगा रखा है और 2 तार निकाल रखे हैं बाहर। अब इन 2 तारों को टच करूँ, करंट लगेगा ना, पक्का लगेगा, है ना। अब मैं इनको आपस में टच कर दूँ तो क्या होगा, शॉर्ट हो जाएंगे। लेकिन शॉर्ट हुआ क्यों, क्योंकि धारा के रास्ते में रुकावट आ गई, है ना। एक तार ये था, एक तार ये था, दोनों आपस में मिल गए, मतलब धारा का रास्ता रुक गया। धारा के रास्ते में रुकावट मतलब प्रतिरोध, और यहाँ पे तुरंत आग नहीं लग जाएगी, जल नहीं जाएंगे यहाँ से, है ना। मतलब ऐसा नहीं होगा, देखो कंडीशन पे डिपेंड करता है। अगर तार है हैवी तो जहाँ तक हो सकता है दूर तक तार को खत्म कर देता है, अगर तार हैवी वाला होता है तो दूर तक खत्म हो जाता है। अगर एल्यूमिनियम वाले होते हैं ना सिंपल से, है ना, तो अगर यहाँ से टच हुआ तो इतना खराब होगा, इतना खराब होगा, बाकी सारा सही जाएगा, है ना। तो उसके अंदर क्या होता है, धारा जैसे ही क्या होती है आपस में टकराती है तो क्या रहता है, प्रतिरोध बढ़ जाता है, और प्रतिरोध बढ़ने से आग लग जाती है, मतलब गर्माहट उत्पन्न हो जाता है। मतलब जिसका प्रतिरोध ज़्यादा है उसमें धारा कम हो जाती है ना। इसलिए तो जहाँ पे शॉर्ट होता है तुरंत पूरे घर की लाइट चली जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ पे जैसे शॉर्ट हुआ, शॉर्ट होने से क्या हुआ, प्रतिरोध बढ़ गया, और प्रतिरोध बढ़ने से धारा कम हो गई, और जब धारा कम हो गई तो पूरी लाइट ही खत्म हो गई, है ना। ये कारण होता है ना। बाकी कल करेंगे इसके बारे में, है ना। एक सबसे जो इसमें फर्स्ट टॉपिक है वो है कूलाम का नियम, है ना। सबसे फर्स्ट टॉपिक जो है कूलाम का नियम है ना। इनमें से जो मैंने आपको बताया है इसमें से 1 नंबर का आ जाता है कभी कभी, है ना। 1 नंबर का अभी है ना, इसमें से 1 नंबर का कभी कभी आ जाता है। और कूलाम का नियम इसके अंदर सबसे पहला टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट है, जिसके अंदर पेपर में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, 100% आते हैं।